फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10th का विज्ञान का चैप्टर के हम टॉपिक जीव अपना पोषण कैसे बनाते हैं के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम रीड करते हैं ऑडियो बुक आपके लिए। क्योंकि भोजन और उसके अंतग्रहण की विधि भिन्न है, अर्थात भोजन और उसके अंतग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। मतलब एक कोश के जो जीव होते हैं उसमें भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, मतलब पूरा ही इसमें सतह होता है, कोशिका होती है, से लिया जाता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने के लिए अलग अंग की आवश्यकता होती है। अर्थात कहा गया है जो बहुकोशिकीय मतलब जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कोशिकाओं का विभिन्न कार्य होता है। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह में अंगुली जैसी अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। एक अमीबा ऐसा है जिसका कोई आकार नहीं होता है, वो किसी अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए अंगुली नुमा संरचना बनाती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह अमीबा का एक केंद्र होता है, इसका कोई संरचना नहीं होती, इसके आकार मतलब कि कोई आकार नहीं है। अमीबा अपना खाद्य कण दिखाया गया है कि अपने भोजन को किस तरह मतलब पकड़ रहा है। पादाप अर्थात कूटपाद, ये खाद्य रिक्तता है, खाद्य कण है। और देखिए अपना भोजन किस तरह बनाया है अमीबा ने। यह प्रबंध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। जो अमीबा है अंगुली नुमा संरचना बना के भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संकलित होकर खाद्य रिक्तता बनाते हैं, मतलब संकलित होकर खाद्य रिक्तता बनाते हैं। खाद्य रिक्तता के अंदर जटिल पदार्थों का विखंडन सरल पदार्थों में किया जाता है। जो ये उंगली नुमा संरचना बना के उस पदार्थ मतलब भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है और इसके अंदर मतलब कि भोजन को विखंडन सरल पदार्थों में किया जाता है और वह कोशिका द्रव में विकसित हो जाता है। और ये जो पदार्थ है मतलब जटिल पदार्थ है, ये कोशिका द्रव में विकसित हो जाता है और बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिकाओं की सतह की ओर गति करता है। और बचा हुआ पदार्थ है ना जो कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। जो पैरामीशियम है ये भी एक कोशिकीय ही जीव है। अब देखते हैं पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिकाओं का एक निश्चित आकार होता है, लेकिन पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है, अमीबा का एक कोई निश्चित आकार नहीं होता है और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। जो पैरामीशियम है ये भोजन एक ही स्थान से ग्रहण करता है, एक कोशिकीय जीव है, इसका अपना एक निश्चित आकार है। यदि पूछ लेते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम में क्या अंतर है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अमीबा का कोई अपना आकार नहीं होता है, ये अपना भोजन कैसे भी ले सकता है, लेकिन पैरामीशियम है उसका एक निश्चित आकार होता है। ये भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है। भोजन इस स्थान तक पक्षयाभ की गति द्वारा पहुंचाता है जो कोशिकाओं की पूरी सतह को ढके होते हैं, जो कोशिकाओं की पूरी सतह को ढके होते हैं। अब हम देखेंगे कि मनुष्य में पोषण मतलब मनुष्य में पोषण की क्रिया के लिए क्या मतलब आवश्यक है। मनुष्य में भोजन के बारे में हम देखेंगे। आहार नल मूल रूप से मुंह से गुहा तक विस्तृत एक लंबी नली है। अर्थात मनुष्य में एक जो मूल्य रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तारित एक लंबी नली है। कहा गया है कि हम भोजन मुख के द्वारा करते हैं और हमारे मुख से हमारे आमाशय मतलब कि में जाने तक के लिए यहाँ पे एक गुद्दा मतलब मुंह में एक नली लंबी नली है। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर के में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है कि एक बार हमारे शरीर में भोजन जाने के बाद उस भोजन का क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा अब करेंगे। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, अर्थात हम किसी भी तरह के भोजन खा लेते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर्स, दाल, चावल, रोटी, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिसे उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, अर्थात कहा जाए भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है कि जैसे बाकी एक कोशिकीय जीवों में आसानी से विखंडित हो जाता है, मतलब इसका पाचन हो जाता है, इस तरह नहीं है।
मनुष्य में जटिल प्रक्रिया है उसे। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार से छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबा कर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। जो आहार का स्तर है बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। अर्थात हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो दांतों के जरिए हम भोजन को चिबाते हैं और हमारे जो लार निकलता है, मतलब कि मुख से जो पानी निकलता है, ये भोजन को थोड़ा कोमल बना देता है ताकि जो नली है, हमारा ग्रास नली है, उससे आसानी से भोजन हमारे महाशय तक जा सके। हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये सत्य कहा गया है। आप हमेशा नोट करना कि आप जब भी कोई भोजन खाओगे या कुछ भी खाओगे तो आपके मुख में पानी जरूर आता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है। जो हमारे मुंह में पानी आता है ये जल नहीं है, ये लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। ये लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे हम लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। अर्थात उसे आहार नाल में द्वारा मतलब भेजना है, अवशोषण करना है तो पहले उसे छोटे छोटे अणु में खंडित करना होता है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जैव उत्प्रेरक द्वारा, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। लार में भी एक एंजाइम होता है। लार में क्या होता है? एक एंजाइम, जिसे लार एमिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लार एमिलेज कहते हैं। ये हमेशा याद रखना कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो हमारे लार में एमिलेज एंजाइम नामक एंजाइम होता है। कौन सा? एमिलेज। एमिलेज लार नाम मतलब होता है एमिलेज। यह मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। जो यह मंड है जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। कौन? एमिलेज एक लार हैगा, एंजाइम है, ये सरल अणुओं में खंडित कर देता है, शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीहा भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देता है। जो पेशीय जीहा है हमारी जीभ, ये भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है। अर्थात जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे लार में एक तरह की एंजाइम होता है, लाला रस होता है। इस एंजाइम को कहते हैं हम एमिलेज। ये नामक रस होता है, भोजन को खाते हैं, जो हमारी जीवा है भोजन को चिबाने के साथ साथ वो जीभा को लार के साथ भोजन को पूरी तरह से मिक्स कर देता है, मिला देता है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्माकुंचन गति पूरी भोजन नली में होता है। यह ना पूरी भोजन नली में होता है। मुंह में मुंह से मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रंथिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। अर्थात हम मुंह में जो भोजन की प्रक्रिया हो गई उसमें जो मतलब कि भोजन एमिलेज नामक लार के द्वारा मतलब मिक्स हो जाता है, एमिलेज लार के माध्यम से मिक्स हो जाता है। इस भोजन को मुंह से आमाशय तक भोजन को कौन लेके जाता है? ग्रंथिका। आमाशय एक बहुत बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। मतलब कि बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशियां भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक करती हैं। जो पेशियां भित्ति होती है भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती हैं। ये पाचन कार्य आमाशय
ए की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक नामक अम्ल पाया जाता है। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेंसिन और श्लेष्मा का स्त्रावन करते हैं। किसका एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन और श्लेष्मा प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा जो हमारे प्रोटीन पाचक करते हैं। यह हाइड्रोजन का अम्ल है। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। किसका पेप्सिन क्रिया एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थिति में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। क्या आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी और अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से जो नहीं है? आमाशय में से भोजन अब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है अर्थात आमाशय से अब भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। कहाँ? क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कौन सा? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? क्षुद्रांत। कौन सा है? क्षुद्रांत। आमाशय नाल का सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत। कौन सा? क्षुद्रांत है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सन्हत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारियों का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। अर्थात जो घास खाने वाले शाकाहारी जानवर होते हैं उसमें सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है और बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है और शाकाहारी की लंबी होती है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्व पाचन का स्थल है। किसका? क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पुण्य पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत अग्नाशय के स्त्रावन प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है। अमाशय से जो भोजन निकलता है अपने अगले स्टेप के लिए यहाँ से भोजन किस अवस्था में निकलता है? अम्लीय अवस्था में निकलता है। और अग्न्याशयिक और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अर्थात जो अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय मतलब उसे अम्लीय अवस्था में नहीं चाहिए तो इसलिए वो क्षारीय बनता है। और यकृत में स्रावित पीतरस इस कार्य को करता है। अर्थात यकृत में एक पीतरस मतलब पत्तानुमा एक संरचना होती है जिसे पीतरस कहते हैं। यह पीतरस एंजाइम छोड़ता है जिसका कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। क्षुद्रांत में वसा एक बड़ी कोशिकाओं के रूप में होता है जिसे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। किस पे? उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देती है। किसमें? छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देती है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल इम्सलीकरण की तरह ही है। जिसके विषय में हम कक्षा मतलब अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है।
जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इमलीसिकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। कौन सा? लाइपेज एंजाइम होता है। प्रोटीन का पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम और इंसुलिन का पाचन करने के लिए किसका होता है? लाइपेज एंजाइम का उपयोग होता है। ट्रिप्सिन का होता है प्रोटीन पाचन के लिए और लाइपेज एंजाइम का उपयोग होता है इमलीसिकृत करने के लिए। क्षुद्रांश की भित्ति में ग्रंथि होती है। क्षुद्रांश की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। कौन सा? आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, अर्थात इसमें जो एंजाइम होती है अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को किस में? अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को किस में? अमीनो अम्ल में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में, ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देती है। किस में? ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देती है। पचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगलियों जैसी प्रबंध होती है। किसे? उंगली जैसी, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित कर कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। किसका? जो ऊर्जा बन के भेजा जाता है पूरे शरीर में, तो नए ऊतकों का निर्माण पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र मतलब बृहदान्त में भेज दिया जाता है, मतलब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। पहले ये सब छोटी आंत की प्रक्रिया थी, अब बड़ी आंत में जाता है, बृहदान्त में जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेता है, मतलब जल को पूरी तरह से निकाल लेते हैं, निचोड़ के बड़ी आंत में जल को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, अर्थात गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अवरोध नियंत्रित किया जाता है। अब ये चित्र देखिए कि किस तरह हम भोजन को, इसमें बताया जाता है कि किस तरह हम भोजन द्वारा लिए तो यहाँ से एक एंजाइम मतलब कि निकलता है, फिर एंजाइम द्वारा हम भोजन को पूरी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके द्वारा वो यहाँ से आता है, सॉरी चलो, ये देखिए कि हमें बताया जा रहा है कि ये अमाशय है। अमाशय के भी 3 भाग होते हैं। भोजन सबसे ज़्यादा अधिक समय के लिए यहाँ पे रुकता है, कहाँ? इस भाग में रुकता है। और ये हमारे पास पित्त नली है, क्या? पित्त नली। और ये यकृत है। पित्त नली कहाँ रहती है? यकृत में। और ये है अमाशय, अग्नाशय, सॉरी अग्नाशय होती है। क्या होती है? अग्नाशय। ये हमारी अग्नाशय है, हमारी अग्नाशय है, ये हमारी अग्नाशय है। और ये यकृत है, पित्त नली है और परिशेषिका, परिशेषिका ये कहा जाता है किसका? ये मतलब कि पेरिसेसिका हमारे शरीर आंत की सबसे बेकार चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे भोजन फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। और ये बड़ी आंत है और ये गुदा द्वार है, यहाँ से भोजन अवशेष पदार्थ निकलते हैं। क्षुद्रांत है, छोटी आंत, क्षुद्रांत ये हमारी छोटी आंत है, ये छोटी आंत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पहुँचते हैं, कहाँ थे? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन। क्या? श्वसन। ये
डायग्राम बताया गया है कि कैसे हम श्वसन लेते हैं। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंत ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बोहाइड्रेट डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? ऑक्सीजन का विखंडन करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर घर भी कहते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 हाई ऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया में के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्रैम्प का कारण हो सकता है। किसका? क्रैम्प का कारण हो सकता है। जैसे बताया गया है कि 6 कार्बन अणु का ग्लूकोज है, जो कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा के साथ अभिक्रिया करता है, तो इथेनॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा 2 कार्बन अणु, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। इस में ऑक्सीजन का अभाव, हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो विभिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस तरह होता है? कोशिका श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका का अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। ATP के विखंडन के एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोशिम क्रियाओं का परिचालन करती है। क्योंकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। किस पे? ऑक्सीजन पर। वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा करते हैं। अंत कोशिका अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकता है। अर्थात इसमें बोला गया है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसर्जन
विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकता है। कोशिकाओं में तथा उससे दूर बाहर वायु में जा सकता है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था तथा पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। किस पे? पर्यावरण अवस्था पौधों पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। असली जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जंतु जल में रहते हैं, उन्हें जल में विलीय ऑक्सीजन के उपयोग करने की आवश्यकता है। ये जीव जल में रहते हैं, ये जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर असली जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुख के द्वारा जल लेती है, बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलीय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। कौन लेता है? रुधिर ले लेता है। असली जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करती है। कौन सा? असली जो जीव है श्वसन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती है। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। भिन्न भिन्न जीवों में यह विभिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह से आर पार होता है, यह सतह बहुत पतली मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य में से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। मनुष्य में चित्र में दिखाया गया है कि वायु शरीर के अंदर नास द्वार द्वारा जाती है, अर्थात नाकों के द्वारा। नास द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पंदित हो जाती है, अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के साथ मतलब कि ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ मतलब अपशिष्ट कण भी आते होंगे, बैक्टीरिया, तो हमारे नाक में जो बाल होते हैं उसे छान देते हैं, मतलब निष्पंदित कर देते हैं, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल दूसरी अशुद्धियों से रहित रहे। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती, किसकी? श्लेष्मा की परत होती, जो इस प्रक्रम में सहायक होती। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होती। कहाँ? फुसफुस में, अर्थात हमारे नाक के द्वारा हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो ऑक्सीजन के द्वारा हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें जितने भी अपशिष्ट मतलब कि कीटाणु या रेत कण मिट्टी के आते होते हैं, जो हमारे नाकों में बाल होते हैं वो उसे छान देते हैं। फिर उसके बाद वो कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थित के बल्ले उपस्थित होते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। तो ये नास द्वार है, इसमें से श्वास गया, श्वसन है, ये फुसफुस है, गुबारानुमा संरचना होती है उसकी, पसलियाँ हैं ये, इसके ऊपर पसलियाँ होती है ताकि चोट उठ लगे तो सीधा हमारे दिल या फुसफुस पे कोई असर न पड़े। फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। फुसफुस के अंदर मार्ग कैसी होती है? छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में आकृत हो जाती है, जैसा कुपिका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसे कुपिका कहते हैं। यह इस कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिका जो गुब्बारे नुमा संरचना है ये एक सतह उत्पन्न कराती है जिसे गैसों का विनिमय हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में
कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जैसे हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं, आप लेके देखिए। जब आप श्वास अंदर लोगे, ऑक्सीजन को जब खींचते हो अंदर की ओर, तो हमारी जो पसलियाँ होती है ऊपर की ओर उठती है। हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। जो हमारा डायफ्राम है ये चपटा हो जाता है और हमारी पसलियाँ ऊपर की ओर उठ जाती है। कहाँ? ऊपर की ओर उठ जाती है। अर्थात इसके परिणामस्वरूप बक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? बक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है। और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। जो कुपिकाएं हैं गुआनुल संरचना, ये सब फूल जाती है। क्या हो जाता है? कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। जो समझ लो ये एक चक्र है, एक गेम है। इसे मानते हैं जो रुधिर है, रुधिर का क्या काम होता है? शरीर से खून को मतलब कि वायु को ले जाना और दे जाना, ये होता है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर, जो कुपिका है रुधिर वाहिकाओं का रुधिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रुधिर छोड़ देता है, रुधिर होता है, शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कहाँ पे? कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। और कुपिका रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कुपिका वायु में से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर होती है तो फुसफुस है सदैव वायु का अपशिष्ट आवश्यक मानती है। क्या मानती है? अपशिष्ट पदार्थ मानती है।